बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आसिफ खान, तमाम देखने सुनने वालों को मेरा सलाम। अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना का जो 2-3 दिन कबल इजलास हुआ, तो उस पर जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, उन्होंने इस हवाले से वजाहती बयान जारी किया है। इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी और उनके जो दामाद है, दोनों इस वक्त गुस्से में हैं। शाहिद अफरीदी जो है, मेरा ख्याल है कि सियासी मैदान में छलांग लगाने के ख्वाह हैं, लेकिन उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी के गुस्से की क्या वजह है, इस पर भी बात करेंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पंजाब असम्बली की एक और नशिस्त से महरूम हो गई है। दोबारा गिनती में मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत गई है या उसे जितवा दिया गया है। और जज साहिबान को जो धमकी आमेज खतूत का सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसमें मजीद इजाफा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अब 10 जज जो हैं वो बराबर हो गए हैं, जिन्हें धमकी आमेज जो है खतूत मौसूल हो चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम फैसलों के लिए 10 रुकनी एपेक्स कमेटी भी कायम कर दी है। और दूसरा, सेनेट के इंतखाबात के बाइकाट पर जो है वो गौर खोज शुरू कर दिया है। दीगर मौजूआत पर भी आपके साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे अपने उन तमाम दोस्तों से गुजारिश होगी कि जिन्होंने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का जो बटन है वो भी दबाएं, और इस वीडियो के हवाले से कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो शुरुआत करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और उनकी काबीना की कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर में इजलास की। तो इस हवाले से, चूंकि ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन कबल ये इजलास हुआ था और इसकी खबर ब्रेक की थी डान के जो पेशावर के ब्यूरो चीफ हैं अली अकबर, उन्होंने ये खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा कि वजीर आला साहब जो है वो पूरी काबीना को साथ लेकर जो कोर कमांडर हेडक्वार्टर जो हैं वो गए थे और वहां पर जो है काबीना का इजलास हुआ था, जिस पर जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें हलचल मच गई थी। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त स्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो ताल्लुकात जो हैं वो कोई ज्यादा अच्छे नहीं हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त स्टेब्लिशमेंट के अगर खिलाफ कोई जमात है इस वक्त मैदान में निकली हुई है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ये मामला 2-3 दिन तक तो खामोश रहा, लेकिन जब अली अकबर ने ये खबर ब्रेक की तो इस पर जो है बहस भी शुरू हो गई। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के मुशीर बराए इत्तलाआत हैं बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ, तो उन्होंने इस हवाले से बाकायदा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर पेशावर में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि अफ्तार डिनर का जो है एहतमाम किया गया था, जहां अस्करी काम के साथ वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा काबीना की मीटिंग हुई और हकाम ने उन्हें सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि कोर कमांडर हेडक्वार्टर में काबीना का कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, बल्कि 11 कोर में अफ्तार की दावत रवायात के मुताबिक कबूल की। इनका कहना था कि 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात से मुताल्लिक ब्रीफिंग रूम मुख्तस है, सिक्योरिटी सूरत हाल पर पाक फौज से फ़ाल राब्तों और तावन पर यकीन रखते हैं। सिक्योरिटी ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया, सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इकदाम पर बात भी की। उन्होंने मजीद कहा कि हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत जो है जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि ये खबर जो है ये गुज़श्ता 2-3 दिन से गर्दिश कर रही थी कि कोर कमांडर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा की काबीना का इजलास हुआ है। सूबाई हुकूमत ने सूबे के मामलात पर अस्करी क़यादत को जो है ब्रीफिंग दी थी। अवामी नेशनल पार्टी के जो मरकजी तर्जुमान हैं उन्होंने भी इस हवाले से बयान दिया था और मुतालबा किया था कि तहरीक इंसाफ कोर कमांडर हाउस में काबीना इजलास पर फौरी वजाहत है, क्योंकि तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि काबीना का इजलास किसी कोर कमांडर हाउस में हुआ हो। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जुमान हैं, सूबाई हुकूमत के जो तर्जुमान हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जी हम अपनी फौज के साथ बैठे हुए हैं, हम अपनी फौज के साथ नहीं बैठेंगे तो इंडिया की फौज के साथ बैठेंगे। ये बात उनकी दुरुस्त है, पाक फौज के साथ अगर वो बैठे हुए हैं ये दुरुस्त है, लेकिन उनको ये वजाहत भी करनी चाहिए थी कि जब तक ये खबर ब्रेक नहीं हुई थी तो उन्होंने क्यों छुपाई थी, उनको छुपाने की जरूरत क्यों थी। अगर उन्होंने मिलना ही था, अगर उन्होंने डिनर में शिरकत करनी थी वज़ीर आला या काबीना ने, तो मेरा ख्याल है अगर उस वक्त ही ये चीज सामने लाई जाती तो इतने सवालात जो है वो खड़े ना होते। कई बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
खुद ही जो मौजूदा स्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ एक स्टैंड लिया हुआ है और अभी तक वो उस पर डटी हुई है। चंद दिन कबल ही जब अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड के केस की समाअत थी तो इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उन्होंने जो आर्मी चीफ हैं उन पर जिम्मेदारी डाली और जो कुछ भी होता है तो उनकी उंगलियां जो है वो पाक फौज की जानब जो है वो उठती है और ये कोई डकी छुपी बात भी नहीं है। अब अगर वजीर आला या काबीना के अरकान जो है वो कमांडर हाउस गए हैं, अफ्तार डिनर में शरीक हुए, उन्होंने ब्रीफिंग दी या उनको ब्रीफिंग दी गई, ये अलग बात है। लेकिन इस हवाले से अगर ये लोग पहले दिन ही इसकी वजाहत कर लेते, इसकी खबर जो है इस हवाले से प्रेस रिलीज ही जारी कर लिया जाता तो शायद इतने सवालात इनसे न पूछे जाते। दूसरी बात यह है कि अगर इनकी स्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, मामला ठीक होते हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। बात बैरिस्टर सैफ वाली आ जाती है कि हम अपनी फौज के साथ बैठे हुए हैं, इंडिया की फौज के साथ तो नहीं बैठे। हम भी ये कहते हैं कि जहां जहां जरूरी हो तो बिल्कुल स्टेब्लिशमेंट के साथ जो है आप बैठें, आपको बैठना चाहिए। लेकिन आपका जो बयानिया है, आपके जो अपने कारकुन हैं वही आपसे फिर सवालात करते हैं, बल्कि लोग उनसे सवालात करते हैं कि जी कल तो आपका मौकफ ये था, कल का आपका बयानिया ये था, आपने इलेक्शन जो है फला बयानिए पर लड़ा और अब जो है अब चोरी छुपे काबीना समेत कोर कमांडर हाउस के अंदर जाकर जो है वो मुलाकातें करते हैं। तो अगर आप मुलाकातें ही आपने करनी है तो फिर मेरा ख्याल है उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात ठीक होते हैं, सारी जमातों के अगर मामलात ठीक होते हैं और अगर इन मामलात के ठीक होने में पाकिस्तान को फायदा है, पाकिस्तान की जमहूरियत को फायदा है, पाकिस्तान की मईशत को फायदा है, पाकिस्तान का आम आदमी जो है उसको कोई फायदा है जो इस वक्त महंगाई में कुचला जा रहा है, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई कबात नहीं है। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो सवाल हो रहा है वो ये हो रहा है कि अगर आपने मुलाकात की थी तो मेरा ख्याल है छुपाने की आपको जरूरत नहीं थी, आपको बता देना चाहिए था। अब आपके और कौन कौन से रहनुमा किस किस फोरम पर जो है वो स्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है, यकीनन आने वाले दिनों में ये चीजें जो है ये भी वाज़ेह होंगी। और कुछ लोगों का तो ये ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्तियां कम हुई हैं तो बैकडोर कहीं न कहीं राब्ते जो है वो बहाल हुए हैं, कहीं न कहीं राब्ते जो हैं वो इस वक्त शुरू हैं। और कहा जा रहा है कि जिस तरह बुशरा बीबी जो है बनीगाला को एक तरह से जेल जो है वो करार दे दिया गया है और वो अपने घर में ही रह रही हैं, तो शायद आने वाले दिनों में हो सकता है कि इमरान खान जो है उन्हें भी अडियाला जेल से जो है वो बनीगाला शिफ्ट किया जाए। पस पर्दा कुछ न कुछ जो है हो रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो सख्तियां हैं उनमें भी कमी वाक़ई हो रही है। आगे चलते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज साहिबान को धमकी आमेज खतूत मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो अब भी जारी है और अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10 जज साहिबान को वो खतूत जो है मौसूल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के एक और जज साहिब जो है उनको भी धमकी आमेज खत जो है वो मिल गया है और इन खतूत के हवाले से इंकशाफात भी सामने आए हैं। सीटीडी को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो भी मिल गई है। खतूत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाउडर में आर्सेनिक 15% मिकदार में पाई गई। आर्सेनिक एक जहरीला मवाद है। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मकदार बहुत ज्यादा जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के एसाब पर शदीद असर होता है। ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के लेटर बॉक्स के करीब की सीसीटीवी वीडियो भी हासिल कर ली गई है। वीडियो में मौजूद मुश्तबा अफराद की नादरा के जरिए शनाख्त जो है वो की जा रही है। कुछ मशकूक अफराद से तफ्तीश का भी फैसला किया है। अब जो इब्तिदाई फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है तो उसमें यही बतलाया गया है कि इनमें जहरीला मवाद पाया गया है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इतना नुकसानदेह नहीं कि वो इंसान की जिंदगी को मुतासर कर सके। बहरहाल ये एक संगीन मसला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कह चुके हैं कि इसकी हम शफाफ इंक्वायरी कराएंगे। देखते हैं कि अब पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो इस हवाले से क्या कार्रवाई करते हैं, ये खतूत कौन लिख रहा है, कहाँ से ये पोस्ट होते हैं, इसके पीछे क्या अवामल जो है वो कारफरमा है। और मेरा ख्याल है कि ये पुलिस के लिए स्पेशली एक टेस्ट केस है कि वो इन लोगों का सुराग लगाए जिन्होंने ये खतूत भेजे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ खबरें शेयर कर लेते हैं कि पंजाब असेंबली की निशस्त PP 133 पर दोबारा गिनती में नून लीग के राना मोहम्मद अरशद जो है वो कामयाब हो गए हैं। रिटर्निंग अफसर मोहम्मद जुहैब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अरशद 2691 वोटों की
برتری سے جو ہے وہ کامیاب قرار پائے ہیں۔ ریٹرننگ افسر نے بتایا ہے کہ رانا محمد ارشد نے 44,323 ووٹ حاصل کیے، جبکہ آزاد امیدوار میاں عاطف جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں، انہوں نے 41,632 ووٹ جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں۔ واضح ہے کہ اس نشست پر پہلے آزاد امیدوار میاں عاطف جو ہے وہ 8 فروری کے انتخابات میں کامیاب ہوئے تھے، اور اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں کہ 8 فروری کو جب انتخابات ہوئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار انہوں نے 45,637 ووٹ لیے تھے اور وہ کامیاب ہوئے تھے، اور رانا محمد ارشد 42,080 ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق تھا، یعنی یہ امیدوار جو تھے 2600 ووٹوں کی لیڈ سے یہ کامیاب ہوئے تھے، اور اب دوبارہ گنتی میں جو ہے انہیں 26,2700 کی لیڈ سے جو ہے وہ ہرا دیا گیا ہے۔ یقیناً ان کے ووٹ جو ہے وہ مسترد کیے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ ریٹرننگ افیسر اور الیکشن کمیشن پر جو سوالات اٹھ رہے ہیں، اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو میرا خیال ہے اس طرح کی دوبارہ گنتیوں میں ہارے ہوئے امیدواروں کو جتوانے سے ان کے ان الزامات کو مزید تقویت مل رہی ہے، اور جو تاثر پایا جاتا ہے کہ دوبارہ گنتی میں پی ٹی آئی کو ہرانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کی 2 نشستیں جو ہیں پنجاب میں وہ پہلے ہی دوبارہ گنتی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی سے لے کر مسلم لیگ نون کے حوالے کی جا چکی ہیں، اور اب جو ہے صوبائی اسمبلی کی یہ سیٹ جو ہے یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، اور اب اس پر بھی مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ کامیاب قرار دے دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہی کے حوالے سے ایک اور خبر بھی شیئر کرتے ہیں کہ پارٹی نے اہم فیصلوں کے لیے 10 رکنی ایپیکس کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق ایپیکس کمیٹی بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت پر تشکیل دی گئی ہے، جو پارٹی کے اہم فیصلے کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ ایپیکس کمیٹی 10 ارکان پر مشتمل ہوگی، جس میں بیرسٹر گور، علی امین گنڈا پور، حماد اظہر، خالد خورشید جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ بھی تھے، ان کے حافظ فرحت، عمر ایوب خان، شبلی فراز، اسد کیسر جو ہیں وہ اس میں شامل ہوں گے۔ دیگر ناموں پر بھی ابھی غور کیا جا رہا ہے تاکہ 10 ممبران جو ہیں اس کے پورے کیے جا سکیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایپیکس کمیٹی کی تشکیل کے حوالے سے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جائے گا۔ پارٹی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بانی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد بھی ایپیکس کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے سربراہ شاہ محمود قریشی تھے، اور ان کی گرفتاری کے بعد ایپیکس کمیٹی کی جگہ کور کمیٹی متحرک ہوئی تھی۔ پی ٹی آئی ایپیکس کمیٹی کو اب ایک بار پھر تیار کیا جا رہا ہے۔ اون عباس ابھی بھی ایپیکس کمیٹی کا کہا جا رہا ہے کہ حصہ ہوں گے، جبکہ شیر افضل مروت کا نام شامل کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ یعنی یہ ایپیکس کمیٹی جو ہے کور کمیٹی کے اوپر ہوگی، اور کور کمیٹی جو فیصلے کرے گی تو ایپیکس کمیٹی اگر ان کی توثیق کرے گی تو یہ فیصلے قابل عمل ہوں گے۔ اگر ایپیکس کمیٹی ان فیصلوں کی توثیق نہیں کرے گی جو کور کمیٹی جو ہے وہ طے کرے گی، تو یقیناً جو ہے وہ فیصلے پھر ان پر عمل درآمد نہیں ہوگا، اور شیر افضل مروت کا اس میں شامل نہیں ہے۔ شیر افضل مروت چونکہ گزشتہ کئی دنوں سے زیر اعتاب ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایپیکس کمیٹی میں ان کا نام شامل کیا جاتا ہے، یا جس طرح عمران خان نے انہیں اپنے فوکل پرسنز کی لسٹ سے نکالا ہے، تو اس طرح ایپیکس کمیٹی سے بھی شیر افضل مروت کو جو ہے وہ باہر ہی رکھا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اور خبر بھی شیئر کرتے ہیں کہ کوئٹہ میں بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی رہائی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے اظہاری یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اسٹیشن ہاؤس افیسر تھانہ سول لائن کی مدعیت میں مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ پی ٹی آئی کے صوبائی صدر داؤد شاہ کاکڑ، نور خان خلجی، دیگر صوبائی قائدین جو ہیں ان کے نام اس مقدمے میں ایف آئی آر میں شامل ہے۔ مقدمے میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے بغیر این او سی کے ریلی نکالی، مظاہرہ کیا، ریلی میں قومی اداروں، حکومت کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی، جس پر جو ہے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف میرا خیال ہے کہ مقدمہ درج کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں ان کے خلاف ویسے ہی مقدمات جو ہے درج ہو رہے ہیں، اور ایسے مقدمات بھی درج ہوئے ہیں میرا خیال ہے کہ جن کا ان کے رہنماؤں کو ابھی تک علم ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں اتنے مقدمات درج ہوئے ہیں، جب یہ الیکشن مہم تھی 8 فروری کے انتخابات کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں، انہیں جلد سے جلوس کرنے کی اتنی آزادانہ طریقے سے اجازت نہیں دی گئی تھی، تو اب میرا خیال ہے کہ مقدمات کی جو فہرست ہے اس میں ایک اور اضافہ ہو گیا ہے۔
पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर और कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी के हवाले से खबर शेयर करते हैं, बल्कि उनके दामाद शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से भी खबर शेयर करेंगे। तो शाहिद खान अफरीदी ने कहा है कि हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत में कदम रखने के हवाले से इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि सियासत में आकर मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन बड़े उन्हें सियासत में आने से मना करते हैं। उन्होंने कहा कि अपने बड़ों को कहता हूं कि अगर हम जैसे लोग सियासत में नहीं आएंगे तो तब्दीली कैसे आएगी। शाहिद अफरीदी गुज़श्ता कुछ अरसे से वैसे ही खबरों में खासे इन हैं। पीटीआई ने उन्हें निशाना बनाया हुआ है और उनके खिलाफ पहला महाज उस वक्त खुला कि जब मियां शहबाज शरीफ वजीर आजम बने और उन्होंने शहबाज शरीफ को बाकायदा मुबारकबाद दी। तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हल्के हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी पर शदीद तनकीद की और पिछले दिनों भी जो शाहिद अफरीदी हैं वो पीटीआई की जो सोशल मीडिया टीमें हैं वो उनका टारगेट रहे, बल्कि उन पर तनकीद नहीं की, उनकी किरदार कशी की। एक ऐसे बयान के हवाले से उन पर तनकीद की गई, उनकी किरदार कशी की गई कि जो बयान शाहिद अफरीदी ने दिया ही नहीं था। शाहिद अफरीदी ने इस हवाले से वजाहत भी की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं तो उनका कहना था कि बाकी जो क्रिकेटर्स हैं उन पर हम तनकीद नहीं करते, शाहिद अफरीदी पर तनकीद इसलिए करते हैं कि सियासी मामलात पर लबकुशाई करते हैं और एक जगह खड़े नजर आते हैं, टेबल के एक तरफ खड़े नजर आते हैं, जिसकी वजह से वो हमारा टारगेट जो है वो होते हैं। और लगता है कि शाहिद अफरीदी जो हैं वो पर तोल रहे हैं कि वो पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में छलांग लगा लें। वो तो कहते हैं कि बड़े जो है वो मुझे मना कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो अब रुक जाएं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शाहिद अफरीदी जिन्होंने क्रिकेट के मैदानों पर राज किया, शायकीन के दिलों पर राज किया, शायकीन के दिलों की धड़कन बने रहे अपनी शानदार बैटिंग, छक्कों चौकों की भरमार की वजह से, तो शायद आने वाले दिनों में हम देख सकें कि वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें भी अपनी इनिंग्स का आगाज करें और सियासत के मैदान में वो किस हद तक कामयाब रहते हैं। यकीनन सियासत का मैदान जो है वो क्रिकेट के मैदान से खासा मुश्किल है, सियासी काम जो है वो क्रिकेट के काम से खासा मुश्किल काम है, सियासत का शोबा काफी मुश्किल है। देखते हैं कि शाहिद अफरीदी जब सियासत के मैदान में कदम रखते हैं तो वो कहां तक जो है अपने लिए जगह बनाते हैं और किस हद तक जो है वो कामयाबी हासिल करने में कामयाब होते हैं। दूसरी जानब शाहिद खान अफरीदी के जो दामाद हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का T20 की क़ियादत वापस लिए जाने के बाद जो है वो अहम बयान जो है वो सामने आया है। मुझे कभी ऐसी पोजीशन में मत लाना जहां मुझे ये दिखाना पड़े कि मैं कितना जालिम बेरहम हो सकता हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान न ले, क्योंकि मैं शायद सबसे बड़ा मेहरबान प्यारा शख्स हूं जिससे आप कभी मिले हों, लेकिन एक बार जब मैं अपनी हद तक पहुंच जाता हूं तो आप मुझे वो काम करके देखेंगे कि जो किसी ने सोचा भी नहीं था। साबिक कप्तान की इंस्टा स्टोरी इस बात का जो है वो इशारा दे रही है कि कौमी टीम के खिलाड़ियों के दरमियान सब कुछ जो है ठीक नहीं है, सब अच्छा की रिपोर्ट गलत है। शाहीन अफरीदी को महज न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में क़यादत का जो है वो मौका दिया गया था, जहां ग्रीन शर्ट को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। और जब मोहसिन नकवी नए चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, तो चूंकि अब अगला मुकाबला फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान है, फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज होने जा रही है, तो बाबर आजम को दोबारा कप्तानी जो है वो सौंपी गई है, जिस पर काफी लेदे हुई शाहीन शाह अफरीदी जो है खुद भी इस बात पर काफी बरम है। कई साबिक क्रिकेटर्स जो हैं उनका भी इस हवाले से इस्तेदलाल है कि एक सीरीज में कप्तान बनाकर किसी को हटाना मुनासिब नहीं है। बहरहाल मेरा ख्याल है कि बाबर आजम के साथ भी उस वक्त ज्यादती हुई थी और एक मखसूस लाबी थी जिसकी कोशिश थी कि बाबर आजम जो है उन्हें किसी तरीके से पाकिस्तान टीम की क़यादत से जो है हटाया जाए। बल्कि कुछ लोग तो ये चाहते हैं कि बाबर आजम जो है और रिजवान वो इस टीम में ही ना हो, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम अगर कोई शिकस्त किसी मैच में शिकस्त होती है तो वो बाबर आजम और रिजवान की जानब उंगलियां उठाते हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों के ओपनिंग पेयर का रिकॉर्ड देख लें गुज़श्ता कुछ सालों का, तो मेरा ख्याल है दुनिया की ये बेस्ट ओपनिंग जोड़ी है जिसने परफॉर्म किया है, जिसने रिजल्ट भी दिए हैं। लेकिन बहरहाल जिसने तनकीद करनी है तो वो तो इस इंतजार में होता है कि जी हम तनकीद कर लें। अब शाहीन शाह अफरीदी चूंकि कप्तानी से हट गए हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी चूंकि यंग खिलाड़ी हैं तो उसके साथ भी ज्यादती है। पहले तो आपको
اتنے यंग प्लेयर को कप्तानी देनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने उसको कप्तानी दी थी तो फिर उसको कम से कम मुनासिब मौके ज़रूर देते, वगरना जब बाबर आजम को कप्तानी से हटाया गया तो बहुत सारे लोगों ने ये बात सामने रखी कि जी आप रिजवान को कप्तान बना दे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चूंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर सियासत दाखिल हो चुकी थी, उस वक्त जका अशरफ चेयरमैन थे और जका अशरफ ने मुख्तसर अरसे में सब कुछ का बेड़ा गर्क किया था। शाहीन शाह अफरीदी का ये जो बयान है, यही अगर आप पढ़ लें तो इससे वाज़ेह हो जाएगा कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में खराबी है और इन खराबियों को ठीक करना अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी जिम्मेदारी है। और बाबर आजम चूंकि वो पहले भी कैप्टन रहे हैं, बाबर आजम का भी अब फर्ज बनता है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर इस हवाले से नाराज हैं या दिल बर्दाश्त हैं, क्योंकि वो यंग प्लेयर हैं, तो कम अज कम उन्हें दिलासा दें, उन्हें अपने साथ चलाएं, उन्हें एतमाद दें, ताकि पाकिस्तान टीम के अंदर से जो अख्तलाफात की बू है वो ख़त्म हो सके। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ भी बाबर आजम के जो ताल्लुकात थे माजी में वो कोई ज़्यादा मिसाली नहीं थे, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर इमाद वसीम के साथ किसी ने ज्यादती की है तो वो बाबर आजम थे। बाबर आजम ने उन्हें जानबूझकर बाहर बिठाया, उसकी जगह मोहम्मद नवाज को मौके देते रहे। मोहम्मद नवाज ने इस तरह परफॉर्म किया नहीं और इमाद वसीम को उन्होंने मौका दिया नहीं, जिसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी टीम को बारहा हुआ। पाकिस्तानी टीम जो है कई मैचेस में अगर इमाद वसीम होते तो शायद वो मैच पाकिस्तान टीम जीत लेती, लेकिन इमाद वसीम अगर स्क्वाड का हिस्सा भी होते तो बाबर आजम उन्हें बाहर बैठाते और किसी और को जो है वो मौका देते रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम को कई मैचेस में, मैंने आपको पहले कहा कि नाकामियों का भी सामना करना पड़ा। और मेरा ख्याल है कि अब बाबर आजम को मैच्योरिटी दिखानी होगी, ज़ाती पसंद नापसंद की बजाय टीम के मफाद को देख कर फैसले करने होंगे, ताकि मौसर मजबूत कम्बिनेशन बने मुखालिफ टीमों के खिलाफ और पाकिस्तानी टीम जो है फतूहात की ट्रैक पर दोबारा जो है वो चढ़ सके। इस वक्त तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।